सबसे पहले आम खबर आपको दें। भारतीय दहशतगर्द और जासूस कमांडर कुलभूषण यादव को दूसरी काउंसिल रसाई का मामला है। भारतीय हाई कमीशन के आला हुकाम की इस्लामाबाद दफ्तर खारजा में पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात जारी है। भारत ने कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई देने की पाकिस्तान की दूसरी पेशकश कबूल कर ली। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने चंद रोज कबल भारत को कुलभूषण यादव तक एक मरतबा फिर कौंसलर रसाई की फराहमी की पेशकश की थी। इसी पर बात करेंगे। जिशान भट्टी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। जिशान बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण यादव को दूसरी बार कौंसलर रसाई देने की पेशकश की गई थी भारत की जानिब से, जिसमें अहम पेशरफ्त सामने आई है। और आज 2 घंटे कबल भारतीय हाई कमीशन की गाड़ी, जिसमें भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर जो नाजिम अल अमूर गौरव अहलूवालिया हैं, वो फॉरेन ऑफिस पहुंचे और उनकी पाकिस्तानी वज़ारत खारजा में हुकाम से मुलाकात हुई है। और अभी भी मुलाकात राय के मुताबिक जारी है। और मुलाकात में जो भारत का फैसला है कुलभूषण यादव को जो पेशकश दी गई थी कौंसलर रसाई की, उस हवाले से आगाह किया जा रहा है भारतीय हुकाम की जानिब से कि भारत ने ये पेशकश कबूल कर लिया। और जराये का ये दावा है कि आज ही ये मुलाकात कौंसलर रसाई कराए जाने के इम्कान हैं, जबकि ये भी जराये का कहना है कि जो मुलाकात अभी जारी है उसमें तरीकाकार तय किया जा रहा है। और कुलभूषण यादव को जो भारतीय नाजिम अल अमूर जिनको मुलाकात करवाई जाएगी, वो नजर सानी पटिशन के हवाले से कागजात पर दस्तखत भी किए जाने के। जिशान, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको दिखाएंगे तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूक की न्यूज ब्रीफिंग दे रही हैं। Separately, during the past week, Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi held telephone conversations with Chinese Foreign Minister and State Councillor, as well as the Secretary General of the Economic Cooperation Organization. In these interactions, the Foreign Minister shared our deep concern over the situation in the Indian-occupied Jammu and Kashmir and underlined the importance of urgent steps by the international community to help address the grave situation. Other matters of mutual interest were also discussed, including the COVID-19 pandemic, regional security in South Asia, suspension of PIA flights into EU, and Prime Minister's call for global debt relief initiative for the developing countries. On July 7th, the third round of China, Afghanistan, Pakistan trilateral Vice Foreign Minister's strategic dialogue was held via video link. The Chinese Vice Foreign Minister, Afghan Deputy Foreign Minister, and the Foreign Secretary Suhail Mahmood co-chaired the dialogue. All three sides held in-depth discussions and reached consensus on cooperation against the COVID-19 pandemic, the Afghan peace and reconciliation process, and trilateral cooperation, and reaffirmed their commitment to strengthening communication and coordination and enhancing mutual trust and cooperation under the trilateral cooperation mechanism. The Foreign Secretary also held a video conference with the Spanish State Secretary for Foreign Affairs on 7th July. They exchanged views on a broad range of subjects, including the response to the pandemic, bilateral relations with Spain, and close cooperation in multilateral fora, as well as regional situation. न्यूज ब्रीफिंग आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वजारत दाखिला और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन आमने सामने आ गए। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद और डेप्यूटी कमिश्नर सीडीए ओहदे से हटाने के अहकाम जारी। उमर रंधावा एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, जबकि साद बिन असद डेप्यूटी कमिश्नर सीडीए हैं। तफसीलात क्या हैं, मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे बाबर शहजाद तुर्क से। बाबर शहजाद बताएगा क्या मामला है। देखिए, गुज़िश्ता चंद माह से इस्लामाबाद का नवाही इलाका है कोराल, उसमें अरबों रुपए मालियत की जमीन जो है उस पर कब्जे का मुबैना तौर पर मामला है। जरा बताते हैं, इस मामले को लेकर जो तहकीकात की गई थी, उनकी रोशनी में जराये के मुताबिक जो है वो जो शवाहिद सामने आए थे, उनमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर सीडीए जो है उनको ओहदे से हटाने के अहकाम जारी किए गए थे। उमर रंधावा जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, जबकि साद बिन असद जो है वो डिप्टी कमिश्नर सीडीए हैं। तमाम इस मामले में जो तनाव आया है वो यूं आया है कि वजारत दाखिला ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को एक खत लिखा है और उसमें सख्त एतराज किया है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल को ओहदे से हटाने के मामले पर। वजारत दाखिला के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से जो खत लिखा गया है सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को, उसमें कहा गया है कि मजाज अथॉरिटी यानी वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के कहने पर ये जो खत है वो उनको लिखा जा रहा है। जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है उसने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाकर एक कवायद ज़वाबित से हटकर काम किया है,
क्योंकि जो इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया है ये वजारत दाखिला के मातहत है और वजारत दाखिला से और इस्लामाबाद इंतजामिया जो है मातहत होने की वजह से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ADCG को वजारत दाखिला की मशावरत के बगैर हटाकर कवायद ज़वाबित से हटकर काम किया है। वजारत दाखिला की जानिब से जो खत सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिखा गया है उसमें यह भी कहा गया है कि जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इस्लामाबाद है उनको हदायत कर दी गई है वजारत दाखिला की जानिब से कि वो अपने ओहदे का चार्ज न छोड़ें और अपने ओहदे पर काम करते रहें। हमारे जो ज़राए हैं वज़ीर आज़म दफ्तर के वो ये बता रहे हैं कि दोनों अफसरान को जो है वो बाद इल्ज़ामात संगीन नौयत के इल्ज़ामात की शवाहिद सामने आने पर ओहदों से हटाया गया है और उनको ओहदों से हटाने पर जो है के इल्ज़ामात काफ़ी तवातुर से सामने आ रहे थे, क्योंकि वज़ीर आज़म दफ्तर जो है वो किसी भी किस्म के जो इल्ज़ामात होते हैं मुबैना तौर पर धांधली के या खुर्द-बुर्द के या किसी भी करप्शन के उन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखता है, लिहाजा दोनों अफसरान को ओहदे से हटाया गया है। दूसरी जानिब जो ज़राए हैं इस्लामाबाद इंतजामिया के अफसरान के जो हामी अफसरान हैं यानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो हामी अफसरान हैं उनका ये कहना है कि दोनों अफसरान को हटाया जाना सरासर नाइंसाफ़ी है। दोनों अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से अभी तक जो है वजारत दाखिला को जवाबी खत नहीं लिखा गया। दोनों अफसरान बदस्तूर अपने ओहदों पर काम कर रहे हैं। वह एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और वजारत दाखिला इस वक्त सामने सामने है। अफसरान का मामला किस करवट बैठेगा ये फैसला आइंदा 24 घंटों में हो जाएगा। 24 घंटों में फैसला होगा। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ ही रहेगा। एक और अहम खबर से मुतल्लिक आपसे अपडेट लेंगे। चेयरपर्सन ओगरा उज़मा आदिल कल रिटायर्ड हो जाएंगी। उज़मा आदिल ने 1 जुलाई 2016 को चेयरपर्सन ओगरा का चार्ज संभाला था। वजीर आजम ने चेयरमैन मेंबर ऑयल ओगरा के तकर्रुर के लिए सिलेक्शन कमेटी की तश्कील 9 कर दी है। बाबर शहजाद बताएगा इस बारे में। देखिए, चेयरपर्सन ओगरा उज़मा आदिल जो है वो कल 17 जुलाई को रिटायर हो रही हैं। 1 जुलाई 2016 को उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनको चेयरपर्सन ओगरा मुकर्रर किया था। अब जो वो रिटायर हो रही हैं कल, तो उस हवाले से वजीर आजम इमरान खान ने चेयरमैन और मेंबर ऑयल ओगरा के लिए सिलेक्शन कमेटी की तश्कील 9 कर दी है। वज़ीर आज़म ने सिलेक्शन कमेटी से आफ्ताब हुसैन को निकाल दिया है। 5 रुकनी जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी तश्कील 9 का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन जो है वो मावन खुसूसी एहतसाब व दाखिला मिर्जा शहजाद अकबर जो है वो उनको बरकरार रखा गया है, जबकि कमेटी के अरकान में सेक्रेटरी काबीना डॉक्टर मंजूर अहमद शामिल हैं। नजमुल कमाल हैदर और मोहम्मद जुबैर भी जो है वो कमेटी में शामिल हैं, जबकि सिलेक्शन कमेटी में आफ्ताब हुसैन की जगह मोहम्मद जुबैर को शामिल किया गया है। आइंदा जो है वो काबीना के इजलास में इस हवाले से मंजूरी दे दी जाएगी कि आइंदा चेयरमैन या चेयरपर्सन ओगरा और मेंबर ऑयल कौन होंगे। जी ठीक है, बाबर शहजाद तो तमाम तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पायलट्स की डिग्रियां जाली या दुरुस्त, सिविल एविएशन ने तमाम पायलट्स की डिग्रियां दुरुस्त करार दे दी। पायलट्स के तमाम लाइसेंसेस हकीकी और दुरुस्त तरीके से जारी किए गए। सिविल एविएशन की ओमान सिविल एविएशन को जवाब खत में वजाहत सामने आई है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कौमी असम्बली में 262 पायलट्स की डिग्रियां जाली करार दे चुके हैं। दुनिया वजीर हवाबाजी पर एतबार करे या सिविल एविएशन पर, यह नई बहस छिड़ चुकी है। तो इस तरह पायलट्स की डिग्रियां जाली या दुरुस्त, सवाल उठने लगे। सिविल एविएशन ने तमाम पायलट की डिग्रियां दुरुस्त करार दे दी हैं। पायलट्स के तमाम लाइसेंसेस हकीकी और दुरुस्त तरीके से जारी किए गए। सिविल एविएशन की ओमान सिविल एविएशन को जवाबी खत में वजाहत सामने आई है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कौमी असम्बली में 262 पायलट्स की डिग्रियां जाली करार दे चुके हैं। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए नफीसा शाह ने कहा कि एक वजीर के बयान से PIA तबाह हो गई। ये मुल्क दुश्मनी है, इसका जवाब कौन देगा? कौमी इदारा बर्बाद कर दिया, ये मुल्क से गद्दारी है। PIA को हुकूमत ने तबाह कर दिया। मैं समझती हूँ एक एस्टिमेट के मुताबिक 50 करोड़ PIA के रेवेन्यू मुतासिर हुआ है, 50 करोड़ का लॉस हुआ है जनाब स्पीकर। और सबसे ज्यादा इशू हुआ है कि हमारी नेशनल प्रेस्टीज, आज हमें हर एविएशन का इदारा खत लिख रहा है। कल हमारे आज पायलट्स ग्राउंड हुए हैं, PIA के प्लेन्स ग्राउंड हुए हैं, कल इंजीनियर्स ग्राउंड होंगे। उसके बाद ये भी वार्निंग सुन ले कि हमारा इधर एयर स्पेस भी किसी और मुल्क के हवाले किया जाएगा। इसके पीछे कौन है? ये मुल्क का नुकसान है। मैं ये कहूंगी
हम वो पार्टी नहीं है जो गद्दारी का लेबल देते हैं, लेकिन ये गद्दारी है, ये मुल्क के साथ गद्दारी है। और वो जमात जो एहतसाब के नाम पर आई है, दिल्ली के हिसाब से इमरान खान ने कोई कैपिटल सूबों का नहीं छोड़ा, कोई शहर नहीं छोड़ा जहां पे लोगों को उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं एहतसाब करूंगा, हम घर चले जाएंगे। तो ये क्या है? यू हैव डिस्ट्रॉयड आवर नेशनल एयरलाइंस। इसका एहतसाब चाहिए हमें। वी विल नॉट स्टॉप। मैं हर ऑपोजिशन के मेंबर, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को कहूंगी, हर मेंबर को कहूंगी कि इस इशू पर जब तक एहतसाब नहीं होता हम करते रहेंगे। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए मुर्तजा जावेद अब्बासी ने कहा कि पायलट जाली नहीं थे, बल्कि वजीर हवाबाजी का ऐवान में दिया गया बयान जाली था। डीजी सिविल एविएशन ने 13 जुलाई को कुवैत सिविल एविएशन को लिखा कि किसी पायलट्स का लाइसेंस जाली नहीं। डीजी सिविल एविएशन ने लिखा कि मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से कंफ्यूजन पैदा हो रही है। वज़ीर हवाबाजी के बयान से मुल्क की दुनिया में जगहसाई हुई। इस ऐवान की कमेटी बनाई जाए जो वज़ीर हवाबाजी के बयान की तहकीकात करे। बड़ी हैरानकुन बात है कि 13 जुलाई को सिविल एविएशन के जो डीजी साहब है, उन्होंने ओमान की जो सिविल अथॉरिटी है, सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उसको जो एक खत लिखा है, उसमें जो मिनिस्टर साहब ने यहाँ स्टेटमेंट दी थी उसकी नफी कर दी है। ये बड़ी हैरानकुन बात है जनाब स्पीकर कि इस पूरे दुनिया में पाकिस्तान PIA का और जो सिविल एविएशन की जगहसाई हुई, जो बेइज्जती हुई है, जिस स्टेटमेंट की बुनियाद पर हुई है, उस स्टेटमेंट को रद्द किया है उसी वजारत के एक अफसर ने जो डीजी सिविल एविएशन है, जिम्मेदार तरीन शख्स है जो। और ये जो मीडिया और सोशल मीडिया में हाईलाइट हुआ है, मेरी बात सुने, बड़ी अहम बात है स्पीकर साहब, ये मिनिस्टर साहब की जो हाउस में स्टेटमेंट थी उसकी वजह से हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये इस हुकूमत, वो पायलट जाली नहीं थे, इस हुकूमत के वजीर की स्टेटमेंट जाली थी, जिसने गलत बयानी की इस हाउस के फ्लोर पे और पूरी दुनिया में हमारे पायलट्स पे सवालिया निशान और हमारे इदारे पे सवालिया निशान बना के रखती है। सही तो इस पे जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के नाम की बात है। आप फौरी तौर पे अपोजिशन ये मुतालबा करता है, ये वो सिविल एविएशन के डीजी का लेटर है जो मैं इस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूं। आप असेंबली के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इस पूरे हाउस का हुआ है जो गलत स्टेटमेंट वजीर साहब ने यहां पे दी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफे देने का मुतालबा। शहबाज शरीफ का कहना है आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी, कौमी इदारे को अरबों का नुकसान पहुंचाने पर वजीर आजम मुस्ताफी हो। डीजी सिविल एविएशन के खत के बाद वजीर आजम और वजीर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क के अरबों रुपए के नुकसान का जिम्मेदार वज़ीर आज़म है। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा, ये होता है इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, ये होती है करप्शन। तो आपको बता रहे हैं ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफा देने का मुतालबा। शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी, कौमी इदारे को अरबों का नुकसान पहुंचाने पर वज़ीर आज़म मुस्ताफी हों। कराची का बेबस MNA हूँ, अपने लोगों को बिजली नहीं दिलवा सकता, अपने हलके के लोगों को तड़पता सिसकता नहीं देख सकता। आमिर लियाकत हुसैन फिर बोल पड़े, इस्तीफा देने के लिए वजीर आजम से वक्त मांग लिया। कराची से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन हुकूमत से फिर मायूस हो गए। कहा कि के इलेक्ट्रिक और वजारत तवानाई के आगे बेबस हूँ, अपने हल्के के लोगों को लोड शेडिंग से छुटकारा नहीं दिला सका। गुज़िश्ता 3 दिन से बिजली या तो आ रही है या है ही नहीं। ऐसे हालात में आपके आप रहते भी हल्के में और सामने आपकी लाइन दे दिया हो, बच्चे आपके आप देख रहे हो वहाँ सिसक रहे हैं, तड़प रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, बेबस हो, खुद आपके अपने घर की बिजली काट के चले गए हो, तो आप इसी सूरत हाल में क्या करेंगे। आमिर लियाकत बोले कि वजीर आजम से वक्त मांगा है, मिलकर इन्हें इस्तीफा पेश करूंगा क्योंकि ये सीट पार्टी की इमानत है, उनको वापस लौटा दूंगा। आमिर लियाकत ने कहा कि एतराफ करता हूँ कराची का एक बेबस MNA हूँ, अपने हल्के के लोगों को तड़पता सिसकता नहीं देख सकता। वजीर आजम साहब से वक्त मांगा है और मैं चूंकि कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं बिलावजह कुर्सी से चिमटा रहूँ, मगर चूंकि ये कुर्सी मुझे या ये सीट जो है वो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर मिली थी, तो ये गैर अखलाकी हरकत होती है कि मैं अचानक स्पीकर को इस्तीफा भिजवा दूं। मैं अपनी बेबसी का एतराफ करता हूँ
मैं जो कर सकता हूँ मैं यही कर रहा हूँ। आमिर लियाकत को तो अपनी बेबसी का एहसास हो गया। अब देखना ये है कि क्या दीगर मेंबरान असम्बली भी उनके हमनवा बनेंगे या वजीर आजम उनको फिर से मना लेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने अपनी पार्टी के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत को गैर संजीदा शख्स करार दे दिया। हलीम आदिल शेख का कहना है कि उनकी पार्टी आमिर लियाकत को संजीदा नहीं लेती। वैसे भी आमिर लियाकत को 100 खून माफ है। आमिर भाई को 100 खून माफ है, उनको हम सीरियस नहीं लेते। चले देखते हैं, हमारा भाई है, लड़ है हमारा को 100 खून माफ है, उनको हम सीरियस नहीं लेते। चले देखते हैं, हमारा भाई है, लड़ है हमारा। कराची में कप्तान के खिलाड़ी आमने सामने आ गए। डॉक्टर आमिर लियाकत ने हलीम आदिल शेख को जवाब दे दिया। डॉक्टर आमिर लियाकत ने हलीम आदिल शेख बारे कहा कि ये तो खुद जमीनों पर कब्जों के केसेस भुगत रहे हैं, इनके खिलाफ नैब इंक्वायरियां कर रहा है, इनकी अपनी क्या अहमियत। उन्होंने 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की, आप भी देखिए। मालूम कि उन्होंने किस तनाजुर में बात की और वो अपने होश आवाज की हालत में थे कि नहीं थे, लेकिन मैं ये कम अज कम उनको जरूर कहना चाहूंगा कि पार्टी वो नहीं है, पार्टी इमरान खान का नाम, तो वो बिल्कुल भी पार्टी नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ जो पार्टी बनी हुई है तो नैब उनको संजीदा ले रही है। वो किसी को संजीदा लें या ना लें, लेकिन नैब उनको बाकायदा संजीदा ले रही है, तो वो उस तरफ तवज्जो दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जो इन्होंने लैंड ग्रैबिंग और जमीनों पर कब्जों के जो मामला है उनको वो दुरुस्त करें, उनको संजीदा लिया जा रहा है। मेरे मामला जो है वो कराची के हवाले से है। मैं पार्टी के अंदर मौजूद हूँ, पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, लेकिन अगर कोई बदतमीजी करेगा तो जवाब देना मुझे अच्छी तरह चाहता है। तो उनको ये चाहिए कि वो अपने मामला दुरुस्त करें, क्योंकि नैब ने इनको बहुत सीरियस ले लिया। सर मैं तो समझता हूँ कि सीरियस लिया जाता है, असल में ये कुछ नॉन सीरियस लोग आ गए हैं, तो वो ये समझते हैं कि चूंकि उन्हें सीरियस नहीं लिया जाता तो शायद किसी और को भी सीरियस न लिया जाता हो। ये वो लोग हैं जो जिन्होंने बहुत सारी जमातें बदली हैं। मेरी एक ही जमात और वो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट थी, और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया। उसके बाद मेरी ना कोई जमात आगे है, ना मैं कोई पीछे किसी जमात की तरफ देख रहा हूँ। और ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में आप अगर कहीं से भी कोई पत्थर भी उठाएंगे तो वहां से कोई ना कोई करप्शन की दास्तान निकलेगी। तो अगर ये चाहते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन से भिड़े तो जरा कोशिश कर लें, आ जाए मैदान में, फिर खुलकर सामने आए तो फिर आमिर लियाकत हुसैन और फिर हलीम आदिल शेख होंगे सामने। बस वो नैब वाले कर तो रहे। अब पाकिस्तान में एक इदारा है जो ऐसी चीजों की तहकीकात कर रहा है, तो बल्कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा नैब के चेयरमैन से कि हलीम आदिल शेख साहब के खिलाफ जो कुछ भी उनके पास है दस्तावेजात या जो कुछ भी उनके पास चीजें, उनमें थोड़ा तेजी लेकर आए ताकि ये चेहरे भी बेनकाब हो। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कौमी असम्बली में पार्लिमानी सेक्रेटरी दाखिला शौकत अली खान की जानिब से ख्वातीन अरकान को बड़ी बहनें कहने पर साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने एतराज कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा कि असम्बली कवायद इजाजत नहीं देते कि ईवान में किसी रुकन को बहन या भाई कहा जाए। ईवान में अरकान को मुअज़्ज़ज़ रुकन कहा जाता है। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने कहा कि हम पठान लोग हैं, हमारी रिवायात हैं, हम बतौर एहतराम बहन भाई कहकर पुकारते हैं। अगर कवायद इजाजत नहीं देते तो आइंदा किसी रुकन को बहन भाई नहीं कहूंगा, मुअज़्ज़ज़ रुकन कहूंगा। कौमी असम्बली में पार्लिमानी सेक्रेटरी दाखिला शौकत अली खान की जानिब से ख्वातीन अरकान को बड़ी बहनें कहने पर साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने एतराज कर दिया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज चौथा रोज है। तहरीक इंसाफ ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अपने ट्वीट में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि तहरीक इंसाफ वालों मालम जब्बा करप्शन का जवाब दो, बीआरटी करप्शन का जवाब दो, सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में बनने वाले टावर्स का जवाब दो, फॉरेन फंडिंग में होने वाली करप्शन का जवाब दो, एब्राज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक की करप्शन का जवाब दो, आटा चीनी पेट्रोल पीआईए और बिलियन ट्री मंसूबे में होने वाली करप्शन का जवाब दो। बिलावल भुट्टो का कहना है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज चौथा रोज है। तहरीक इंसाफ ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। सियासी जमातों के धरने की वजह से मुल्की खजाने को कितना नुकसान पहुंचा, वजारत दाखिला ने तफसील कौमी असम्बली में पेश कर दी। 7 साल में इस्लामाबाद में धरनों की वजह से 1 अरब 16 करोड़ का नुकसान पहुंचा। किसने पहुंचाया, बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, किस जमात ने नुकसान पहुंचाया ज्यादा? जी बिल्कुल, देखिए 2013 से अब तक होने वाले धरनों में कितना नुकसान हुआ, तफसीलात आज कौमी असम्बली में पेश की गई, जिसमें बताया गया कि इस्लामाबाद में जो मजहबी जमातों का 2013 में धरना हुआ था
उससे 3 करोड़ 32 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ, जबकि तहरीक इंसाफ के 2014 के धरने से 75 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ। 2016 में इस्लामाबाद में फिर धरना दिया गया जिससे 21 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2017 के धरने में 14 करोड़ और 2018 के धरने से 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये गुज़िश्ता 7 सालों में अगर धरनों की वजह से सिर्फ नुकसान देखें तो मईशत को 1 अरब 16 करोड़ रुपए का बराह रास्त नुकसान पहुंचा है। पंजाब में धरनों से नुकसान जो था वो 31 करोड़ रुपए रहा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में धरनों से 2 करोड़ 93 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। ये तफसीलात आज कौमी असम्बली में पेश की गई थी वज़ारत दाखिला की जानिब से और उसमें बताया गया है कि 7 सालों में 1 अरब 16 करोड़ का नुकसान पहुंचा है धरनों की वजह से। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक हमें अपडेट करने के लिए। पार्लिमानी कमेटी बनाने और उसकी रिपोर्ट 6 हफ्ते में पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने काबीना में गैर मुंतखब अफराद की शमूलियत पर भी सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है वजारत मामले खुसूसी चला रहे हैं, पेट्रोलियम बहरान के जिम्मेदार भी वही हैं। लाहौर हाईकोर्ट में पेट्रोलियम बहरान के हवाले से केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस कासिम खान ने दरखास्तों की समाअत की। चीफ जस्टिस ने अब तक की रिपोर्ट मांगी। अटॉर्नी जनरल बोले बहरान का मामला काबीना में उठाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत की हिदायत पर मामला काबीना में गया। वजीर आजम ने कार्रवाई की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस ने कहा फैसला वजीर आजम का नहीं पूरी काबीना का है। स्पेशल असिस्टेंट ने बाद में सारी तवज्जो असल वजह से हटा दी। बहरान का जिम्मेदार वजारत पेट्रोलियम को करार दिया गया, जो बाद में ओगिरा पर डाल दिया गया। सप्लाई का जवाब देने के बजाय बताया गया तेल मौजूद है, लोगों ने खरीदारी ज्यादा कर ली। मिनट से लगता है ये सब वजीर आजम को खुश करने के लिए लिखा गया। हुकूमती इदारे इस तरह गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे तो क्या हुकूमत चल सकती है? चीफ जस्टिस ने कहा कि शोर मचा हुआ है कि हुकूमत गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं। जो मुंतखब होता है उसे आवाम में जाना पड़ता है। गैर मुंतखब लोग तो अपना बैग उठाते हैं और अपने दफ्तरों को चले जाते हैं। यही मुंतखब और गैर मुंतखब अफराद में फर्क है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि अगर हुकूमत कमीशन बनाती है तो कब तक रिपोर्ट बना लेगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत कमीशन बनाएगी और 6 से 8 हफ्ते में रिपोर्ट बना लेगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा रिपोर्ट जल्द आना चाहिए। अगर कमीशन नहीं बनता तो तमाम हुकूमती इदारे दरख्वास्तों पर जवाब दाखिल करें। लाहौर के फार्म हाउस पर नून लीग के 6 बागी अरकाने असेंबली ने इकट्ठे डिनर किया। अहम मीटिंग में बड़े फैसले किए गए। अपनी पार्टी की पाबंदियां कबूल करने से इनकार कर दिया। MPA निशात जहां ने इमरान खान को नवाज शरीफ से बेहतर लीडर करार दे दिया। बागी अरकान 24 न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। आज से 6 महीने पहले मिला था, वो शो पॉज दिया था उन्होंने, पहली दफा मुलाकात हुई थी तो उसका मैंने जवाब दे दिया था। तो उसके बाद कोई नया शो का नोटिस नहीं मिला। अच्छा ये बताएं कि अताउल्लाह तारड़ ने कहा था कि आपके खिलाफ जो है वो डी सीट या और दीगर ऑप्शन भी ज़ेरे गौर हैं, तो इस हवाले से कोई मुशावरत पता नहीं तारड़ बताया क्या करना चाहता है, मुझे तो नहीं पता। वो जो भी करना चाहते करें, मैं तो जवाब देने को हर फोरम पे तैयार हूँ। अच्छा आप क्या समझते हैं अताउल्लाह तारड़ के हवाले से कि वो पार्टी पे? यार अताउल्लाह को आप छोड़े, देखे मेरा मौक़िफ़ तो राणा सनाउल्लाह ने माना है। उसको टीवी पे उसने कहा है आके कि डा साहब जो मिले हैं वो सही मिले हैं, मिलने में कोई कबात नहीं, मिल में कोई वायलेशन नहीं है। जब सदर पंजाब ने कह दिया फिर तारड़ क्या है, कुछ भी नहीं है। अच्छा तो अभी आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ही हैं? जी बिल्कुल नून में। तो अगर अब दोबारा आपको वज़ीर आला पंजाब से या इमरान खान से मुलाकात करनी पड़ी तो करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, हमारे वज़ीर आज़म है, हमारे वज़ीर आला क्यों नहीं मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म में खसूसियात क्या है? ऑनेस्ट आदमी है, दयानतदारी से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। इतनी मेहनत तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा किसी ने की हो। इमरान खान बेहतर है या नवाज शरीफ से? कोई शक ही नहीं, इमरान खान बेहतर है। इमरान खान बेहतर है, उसकी कारकर्दगी बेहतर है। नवाज शरीफ बेहतर नहीं है? नहीं है, उनसे बेहतर है इमरान खान। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ कोरोना खदशात के बावजूद अदालतों में पेश हो रहे हैं। खान साहब आप 10 अरब हर्जाने के मुकदमे में कब पेश होंगे? कौम देख रही है कि आइन और कानून की पासदारी कौन कर रहा है। इमरान साहब फॉरेन फंडिंग, हेलीकॉप्टर, बिलियंट्री सुनामी, 23 खुफिया अकाउंट्स में कब पेश होंगे? मरियम औरंगजेब का कहना था कि नैब न्याजी गठजोड़ शहबाज शरीफ पर करप्शन या इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल साबित नहीं कर सका। तर्जुमानोली मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ कोरोना खदशात के बावजूद अदालतों में पेश हो रहे हैं।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के वफ्द ने गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात की। मेयर कराची वसीम अख्तर, रुकन सूबाई असेंबली जमाल सदीकी भी इस मौके पर मौजूद थे। वफ्द की क़यादत एसोसिएशन के सदर खालिद आराई कर रहे थे। मुलाकात में केबल ऑपरेटर के मसाइल, के इलेक्ट्रिक के साथ मामलात, केबल्स को जल्द अज जल्द अंडरग्राउंड करने के इक़दाम, इस ज़मन में SOPs की तैयारी और बामी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के वफ्द ने गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात की। इलेक्ट्रिक की दोगली पॉलिसी, मोबाइल ऐप पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग जारी। लोड शेडिंग आवाम की परेशानियों में इजाफे का बाइस बन रही है। शहर कायद के बासी सो सकते हैं न ऑफिस वक्त पर जा सकते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं महमूद रियाज। शहर कायद के वासियों पर के इलेक्ट्रिक के वार जारी। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ना हुआ, मगर के इलेक्ट्रिक की मोबाइल ऐप में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग जारी और दीदा दिलेरी के इसी सारिफ को मैसेज भेजकर बताया जाता है कि लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली की फराहमी बंद होगी। रात को सो तो 3-3, 4-4 घंटे लाइट बिल्कुल रात में ही नहीं पता होती, तो लोड शेडिंग ने तो बहुत बुरा हाल किया हुआ। सुबह अभी 6 बजे से लाइट गई हुई, अभी तक कुछ पता नहीं है। धोबी से कपड़े इस्त्री करवाएं। जब रात में सोया तो लाइट नहीं थी, जब उठा तो लाइट नहीं है। शहर कायद के बासी लोड शेडिंग के सताए हुए न सो सकते हैं न ऑफिस वक्त पर जा सकते हैं। कोरंगी, मलीर, मॉडल कॉलोनी, लियाकताबाद, PCHS, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन इकबाल, न्यू कराची समेत शहर के कई इलाकों में 10-10 घंटों की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग आवाम की परेशानियों में इजाफे का बाइस बन रही है। कैमरामैन अतर अब्बास के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज कराची। लोड शेडिंग के बाद महंगाई की बात करें तो कराची में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। गंदम की फी किलो कीमत 4 रुपए के इजाफे से 49 रुपए फी किलो हो गई है, जिसके बायस रिटेल में आटे पर 6 रुपए फी किलो तक बढ़ा दिए गए हैं। तफसीलात के लिए जानेंगे हबीब खान की रिपोर्ट में। कराची के शहरियों के लिए एक और बहरान शुरू। 2.5 नंबर आटा 48 रुपए फी किलो से बढ़कर 54 रुपए, फाइन आटा 58 रुपए से बढ़कर 65 रुपए, चक्की का आटा 65 रुपए से बढ़कर 70 रुपए फी किलो हो गया। 2.5 नंबर आटे की 10 किलो बोरी 545 रुपए हो गई, जबकि चक्की के आटे की 10 किलो बोरी 620 रुपए हो गई, जबकि मैदे की कीमत भी 5 रुपए इजाफे से 70 रुपए फी किलो हो गया। आटे की कीमत के हवाले से सदर कराची रिटेल ग्रोसर्स ग्रुप मोहम्मद फरीद कुरैशी का कहना था कि गंदम महंगी हुई तो आटा भी महंगा हुआ, जिसकी वजह से लोग अब जरूरत के मुताबिक आटा ले रहे हैं। जब गंदम गवर्नमेंट देती है 35 रुपीज़, लेकिन मार्केट में इस वक्त जो है 49 रुपीज़ का रेट चल रहा है, तो उससे आटे की कीमत भी बढ़ गई। आटे के बाद अब दोबारा जो डबल रोटी और दूसरी बेकरी आइटम्स है उन पर भी इजाफा होने की तवक्को है। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई काबू करने में नाकाम हो गई है। आटा महंगा करके 2 वक्त की रोटी से भी महरूम किया जा रहा है। आटे की कीमतों पे ये मैन मेड है, ये गरीब को 2 टाइम की रोटी से महरूम किया जा रहा है। गवर्नमेंट को कार्रवाई लेनी चाहिए, जो गवर्नमेंट है सिंध गवर्नमेंट को चाहिए उसको कंट्रोल करे। जिम्मेदार तो हुकूमत ही है, जाहिर है, और कौन होगा। शहरियों का कहना है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत के आने के बाद चीनी का बहरान, उसके बाद पेट्रोल, फिर दूध और अब आटे के बहरान का सामना है। बुनियादी जरूरत की हर चीज अवाम की पहुँच से दूर हो गई है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज कराची। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत का इस्लामाबाद के लिए पहला मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। सेक्टर G7 और G8 के लिए अंडरपास की तामीर का काम 3 माह बाद दोबारा शुरू कर दिया गया। तामीराती सामान और खुदाई की वजह से फैसल एवेन्यू बंद पड़ा है। फैसल मस्जिद से 0 पॉइंट और फैजाबाद जाने के लिए मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वलीद चौधरी से। जी वलीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के सेक्टर G7 और G8 को आपस में मिलाने के लिए जो अंडरपास का जो मंसूबा है वो तकरीबन 3 से 4 माह के बाद जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से रोका गया और अब 3 से 4 माह के बाद वो काम दोबारा तो शुरू हुआ, लेकिन वो इतनी सुस्त रवि का शिकार है कि वो मज़ीद 7 से 8 महीने तक मुकम्मल होता नज़र नहीं आता। CDO काम का इस हवाले से ये कहना है कि इस मंसूबे पर जो तकरीबन 45 मिलियन की लागत से ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल होना था और 6 महीने का वक्त जो है वो इस मंसूबे के लिए रखा गया था और 20 अगस्त को यानी अगले महीने की 20 तारीख को इस मंसूबे का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह होना था। मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो यहाँ पर ये जो ये मंसूबा है ये 3 से 4 माह जो है वो अल्तवा का शिकार रहा। दोबारा इस पर काम शुरू हुआ, लेकिन
सुस्त रवि की जो है वो इस वक्त बहुत सुस्त जो है वो उससे काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर आए रोज़ जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको कश्मीर हाईवे पर जाना हो, ब्लू एरिया जाना हो, G8 जाना हो या G7 जाना हो, तो उसके लिए एक बहुत लंबा रास्ता जो है वो तय करके अपनी मंजिल पर जो है वो जा रहे हैं। जो हमारे ज़राए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि इसमें मज़ीद 7 से 8 माह लग सकते हैं और उसके बाद ही जो है वो ये मुकम्मल होगा। और अगर इसमें मज़ीद ताख़ीर होती है तो जो 35 मिलियन का जो बजट इसके लिए रखा गया था तो वो भी बढ़ सकता है और जो मंसूबा है वो मज़ीद सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सेक्टर G8 और G7 के जो रिहायशी हैं उनको जो अंडरपास का जो एक मंसूबा दिया जाना था, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का जो मसला है वो दूर हो सके, तो वो मज़ीद जो है वो वलीद अपडेट करने के लिए। और अब कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। लाहौर में बारिश से हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया है। ब्रांड्रेज रोड, बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट, लारी अड्डा सब्जी फ्रूट मंडी, बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट तालाब बन गई। आज बारिश बहुत ज्यादा हुई लाहौर में बारिश से हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, ये कोई नदी नहीं है बल्कि लाहौर की सड़कें हैं। ब्रांड्रेज रोड, बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट, लारी अड्डा सब्जी फ्रूट मंडी, बादामी बाग ऑटो पार्ट मार्केट तालाब बन गई। और मनाजिर आपके सामने, लाहौर में सुबह से ही बारिश का आगाज हुआ, पहले बूंदाबांदी और फिर एकदम से तेज बारिश हुई, जल थल एक हो गया, लेकिन दूसरी जाने पानी ही पानी जमा हो गया। जहां लोग खुश हैं वहां ख्वार भी हो रहे हैं। ब्रांडेड रोड, बादामी बाग ऑटो पार्ट मार्केट, लारी अड्डा सब्जी फ्रूट मंडी, बादामी बाग के ये मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस कदर पानी खड़ा है, लोग परेशान हैं, सड़कें हैं, तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। और बारिश की वजह से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर बारिश का पानी जमा हो गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में और जिस जगह मौजूद है हमारे एक तरफ गद्दाफी स्टेडियम है, एक तरफ नेशनल हॉकी स्टेडियम, हमारे दाएं जानिब फुटबॉल स्टेडियम और जबकि बाएं जानिब हमारे LCCA ग्राउंड मौजूद है। पूरी तरह लाहौर में जो अभी शदीद बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है, उसके बाद नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है बिल्कुल पानी से भर गया, हर तरफ पानी ही पानी है और यहाँ पर जो लोग हैं आने जाने वाले उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। ये शहर का जो स्पोर्ट्स का हब है, लेकिन जब भी बारिश होती है हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसी सूरत हाल होती है और निकासी आपका खास इंतजाम यहाँ नहीं है। और अभी भी यहाँ कोई अपडेट करने के लिए। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके और मार्केट ज़ेर-ए-आब आ गई। ब्रांड्रेज रोड, लारी अड्डा सब्जी फ्रूट मंडी पानी से भर गई। रहमान गलियां, बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। तफसीलात क्या हैं, शहजाद खान अब्दाली से बात करेंगे। शहजाद खान बताएगा क्या सूरत हाल है गलियों बाजारों की। जी बिल्कुल, शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में शहर का मौसम तो काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया है, लेकिन इससे नशेबी इलाके और नशेबी इलाकों में वाक़ जो मार्केटें और बाज़ार हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। ख़ासतौर पर रहमान गलियाँ, ब्रांडेड रोड मार्केट की बात की जाए तो रहमान गलियों में इस वक्त पानी जो है वो खड़ा हो गया है, जिसके बाद ताजर बरादरी को वहाँ से गुजरने में भी मुश्किलात का सामना है। और ताजर बरादरी को इस बात का खदशा है कि ये पानी अगर तहखानों में चला गया तो इनका कीमती करोड़ों रुपए मालियत का पड़ा हुआ सामान जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस वक्त रहमान गलियाँ, ब्रांडेड रोड मार्केट जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। इससे ज़रा आगे बढ़ें तो बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट में भी सूरत हाल इससे ज़्यादा कुछ मुख्तलिफ नहीं है। बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट में भी मुख्तलिफ गलियों और सड़कों पर पानी जो है वो जमा हो गया है और यूँ लग रहा है जैसे बादामी बाग तालाब जो है वो बन चुका है। ताजर बरादरी का ये कहना है कि बादशाह हुकाम जो है वो बर वक्त नकासी आपको यकीनी बनाएं, क्योंकि इससे एक तो ताजरों का कीमती सामान ख़राब होने का खदशा है और इसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता कहीं बिजली की तार टूटकर इस पानी में गिर गई तो ताजरों का जानी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जो नशेबी इलाकों की मार्केटें हैं वहाँ पर बादशाह हुकाम फौरी तौर पर अपनी टीमें रवाना करें और यही सूरत हाल जो है वो सब्जियों और फ्रूट मंडियों और इसके अलावा लारी अड्डा के अंदर। ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।